नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चेन्नई बेस्ड एक स्पेशलिटी मेरीन केमिकल कंपनी की। इस कंपनी का नाम है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ और ये कंपनी मेरीन केमिकल तो बनाती ही है, साथ ही साथ ये तेज़ी से अपने आप को ग्रो करने के लिए वैल्यू एडेड केमिकल्स में भी एंटर हो रही है। और साथ ही साथ इन्होंने रिसेंटली सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेमीकंडक्टर की फाउंड्री लगाने का भी घोषणा की है। इसके साथ ही ये जिंक ब्रोमाइड बैटरी में भी उस सेगमेंट में भी एंटर कर रहे हैं। तो आज जानेंगे ये केमिकल कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है और ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्यों आ रही है, जिंक ब्रोमाइड बैटरी से इनको क्या फ़ायदा होने वाला है और क्यों FII और DII लगातार एक साल से अपना स्टेक इसमें लगातार बढ़ा रहे हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा कंपनी के इतिहास के बारे में जान लें। तो कंपनी की स्थापना जैसे मैंने बताया चेन्नई में 2003 में एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में हुई। 2009 में कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और 2021 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड के रूप में बदल दिया गया। 2022 नवंबर में कंपनी का IPO आया। IPO की जो प्राइस थी वो 407 रुपये पर शेयर थी। रिटेल कैटेगरी में लगभग 10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और ओवरऑल 32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। आज का भाव अगर 650 में लेकर चलूँ तो लगभग 3 साल में इसने 1.6x यानी 1.6 टाइम्स ये शेयर हो गया है। कोई बोनस या स्प्लिट इसमें नहीं आया है। और ये जो 1.6x 3 साल में अगर हुआ है तो ये CAGR या साल दर साल अगर चक्रवृद्धि ब्याज में मानूं तो 16.9 या करीब 17% का इसने क्यूमुलेटिव साल दर साल रिटर्न दिया है। एक अच्छा खासा रिटर्न है, क्योंकि आजकल का जब FD की रेट्स जो है वो 5-6-7% से ज़्यादा नहीं रह गई हैं, तो ये 16-17% का जो स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स रिटर्न दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। अब बात करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो देखिए, कंपनी जो है एक स्पेशलिटी मेरीन कंपनी है, इस स्पेशलिटी मेरीन केमिकल कंपनी है। तो ये स्पेशलिटी मेरीन केमिकल क्या होता है? तो स्पेशलिटी केमिकल तो आप जानते ही हैं कि जो केमिकल जो किसी पर्टिकुलर यूज़ में काम आते हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम आते हैं। लेकिन ये मरीन केमिकल क्या हुआ? मरीन केमिकल का मतलब हुआ कि ये जो है ये समुद्र के पानी से इन केमिकल्स को निकाला जाता है। तो पहले इनके सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद ये किस तरीके से इसको निकालते हैं इन केमिकल्स को, थोड़ा जिक्र उसका हम करेंगे। तो देखिए, पहला इनका जो प्रोडक्ट है वो है लिक्विड ब्रोमीन, दूसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो है इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स और तीसरा इनका जो प्रोडक्ट है वो है सल्फेट ऑफ पोटाश। अगर आप केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है तो कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ आप इनकी एप्लीकेशन और इनका जो किस तरीके से रेवेन्यू ये यहाँ से जनरेट करते हैं इतना समझ लें, वो आपके शेयर के लिए, शेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए या शेयर की प्रोग्रेस या फ्यूचर ग्रोथ को समझने के लिए काफ़ी होगा। तो पहली चीज़ जैसे मैंने बताया, ब्रोमीन इनका प्रोडक्ट है, तो ये 35% रेवेन्यू ब्रोमीन से जनरेट करते हैं। अब ये ब्रोमीन क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। वो एलिमेंट जो है ये लाल भूरा रंग का होता है और बहुत ही कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब ये है कि उसको किसी बर्तन में अगर आप रख दें या हाथ पे लगा लें तो हाथ जल जाता है, बर्तन जो है वो गल जाता है। तो जिस तरीके जंग का सिस्टम होता है उस तरह का सिस्टम होता है, लेकिन जंग जो है वो बड़ी स्लो प्रोसेस है। ब्रोमीन जो है बहुत जल्दी किसी भी बर्तन को गला देता है। तो इसकी जो स्टोरेज होती है या तो ग्लास के मर्तबान में होती है या स्पेशल लाइंस वाले टैंकर्स में या बर्तनों में होती है। लाइनिंग का मतलब ये अंदर से जो बर्तन होता है उसके अंदर कोई लेप लगा दिया जाता है, जिसके कारण उस लेप की जो परत है वो इस ब्रोमीन से ख़राब नहीं होती है, इसलिए वो जो बर्तन है वो सुरक्षित रहता है। तो खैर, ये जो ब्रोमीन है ये झील जो सी वाटर है या खारे पानी की झीलें हैं और अंडरग्राउंड ब्राउन डिपॉजिट जो होता है वहाँ से प्राप्त होता है। सी वाटर आप समझते हैं समुद्र का पानी जो खारा होता है। इसके अलावा खारे पानी की झीलें जैसे राजस्थान में सांभर की झील है और गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर जो झीलें हैं, वहाँ पर जो पानी है उस तरह का पानी जो खारा पानी है वहाँ से। और जो समुद्र की जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें कई जगह ऐसा होता है खारे पानी के बहुत सारे
सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं, तो वहाँ से निकाल के उस ब्राइन को, वो जो खारा पानी होता है उसको ब्राइन बोलते हैं बेसिकली, तो वहाँ से ये ब्रोमीन को प्राप्त किया जाता है। अब ये जो ब्रोमीन का इस्तेमाल होता है ये फार्मास्यूटिकल्स में होता है, बेसिकली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो जो जैसे आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन जो घावों पर लगाते हैं हम, जो एक नीले गुलाबी रंग का जो पदार्थ होता है, उस तरह की फैमिली है ये, उस तरह की फैमिली में ये ब्रोमीन शामिल है। तो ये जो ब्रोमीन है ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है, तो फार्मास्यूटिकल्स में काम में लेते हैं, एग्रोकेमिकल्स में मतलब जो ये पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स जो होती है वहाँ पर ये काम आता है। फिर फ्लेम रिटार्डेंट है, फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब ये है कि ये जो है आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आती है ये चीज़, वाटर ट्रीटमेंट के काम आती है, और ऑयल और गैस सेक्टर में ये काम आती है। जो दूसरा इनका सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल सॉल्ट से रिलेटेड। अब ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट क्या होता है, देखिए सॉल्ट का मतलब तो नमक होता है, लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट जो होता है वो ऑर्डिनरी नमक नहीं कहते, उसको लवण बोला जाता है। तो जो लवण है वो कई तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो जो हम घरों में इस्तेमाल आम नमक करते हैं वो हो। तो जो इंडस्ट्रियल जो सॉल्ट्स होते हैं उनके कई यूजेस होते हैं, और वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो कभी भी खाने के काम में नहीं इस्तेमाल किए जाते क्योंकि वो इतने प्योर नहीं होते, और हो सकता है कई सॉल्ट जो हैं उसमें जहरीले भी हों। तो ये बेसिकली अन्य जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। तो जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हुआ जो साधारण नमक है, तो वो जो सोडियम क्लोराइड इम्प्योर फॉर्म में जो होता है वो इंडस्ट्री के यहाँ इंडस्ट्री में काम आता है। फिर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है या पोटेशियम क्लोराइड है, इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं वो ये बनाते हैं। और इनका जो उपयोग है, इस जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स का जो उपयोग है ये कॉस्टिक सोडा में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है, इसके अलावा डी-आइसिंग ऑफ रोड्स, जैसे रोड्स पे विदेशों में, हमारे यहाँ तो नहीं होता, या हमारे भी जो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर जो आइस जम जाती है रोड्स पर, तो उसको हटाने के लिए ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स को उसके ऊपर बिछाकर, उसकी परत उस पर बिछाकर आइस को जल्दी पिघलाया जाता है। तीसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है सल्फेट ऑफ पोटाश। अब ये जो है ये एक हाई एंड स्पेशलाइज्ड केमिकल है। तो ये जो केमिकल है ये जनरली फ्रूट्स में काम आता है, फ्रूट्स के जो फर्टिलाइज़र होता है वहाँ पर ये काम आता है। तो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइज़र के रूप में आप ये समझ लीजिए, ये है पोटेशियम सल्फेट, इसका केमिकल नेम है। अब 35% रेवेन्यू जैसे मैंने बताया इनका ब्रोमीन से आता है, और 65% रेवेन्यू इनका इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स प्लस ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया सल्फेट ऑफ पोटाश वहाँ से आता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स हैं ये कंपनी यानी आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है, ये जो इनकी इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स हैं इनको 100% एक्सपोर्ट करती है। जो सल्फेट ऑफ पोटाश है उसको 70% तक एक्सपोर्ट करती है, और 48% एक्सपोर्ट जो है लिक्विड ब्रोमीन का करती है। और इनके जो ग्राहक हैं वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और चाइना में है। तो अब बात करते हैं ये इनके रॉ मटेरियल, यानी कि ये जो ब्राइन है या ये समुद्र का खारा पानी है या झील का खारा पानी है, तो ये कहाँ से लेके आते हैं। तो इनका जो मेजर सोर्स है वो है रन ऑफ कच्छ, वहाँ से ये ब्राइन लेते हैं। ब्राइन मतलब वो खारा पानी लेते हैं, और जिसको प्रोसेस करके ये पहले इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स बनाते हैं, उसके बाद सल्फेट ऑफ पोटाश बनाते हैं, और जो बच जाता है उससे ये लिक्विड ब्रोमीन बनाते हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात में हाजीपीर में। बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे इनके जो रॉ मटेरियल है ये इंपोर्ट भी करते हैं। FY25 में इनका जो ब्रोमीन का उत्पादन है वो 18,000 टन का हुआ, और जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट का उत्पादन है वो लगभग 35 लाख टन का हुआ। अब Q1 FY26 की मैं बात करूं तो इनके 33 ग्लोबल कस्टमर्स थे और 41 डोमेस्टिक कस्टमर्स थे। मैं आपको ये बता दूं ये जो कंपनी है मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इनका जो फोकस है वो एक्सपोर्ट पर है। इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा क्लाइंट है उसका वो है जापान का सोजित्स कॉरपोरेशन। और ये जो सोजित्स कॉरपोरेशन है इसका कुछ इक्विटी स्टेक इस आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी है। तो बेसिकली ये जो सोजित्स केमिकल है इसका इस कंपनी में यानी आर्कियन केमिकल में एक स्ट्रेटेजिक स्टेक भी है, और ये इनका सबसे बड़ा कस्टमर भी है जहाँ से इनका जो 34% रेवेन्यू आता है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करूँ तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 83% आता है, और जो टॉप 20 कस्टमर्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 95% आता है। लेकिन जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो उसमें से जो 7 कस्टमर हैं उनसे इनकी रिलेशनशिप बेसिकली
5 साल से ज़्यादा है। अब ये जो कस्टमर कंसंट्रेशन वाली बात मैंने बताई, तो इसका अर्थ होता क्या है? इसका मतलब ये देखिए, अगर 34% एक क्लाइंट से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से वो क्लाइंट शिफ्ट हो जाए किसी दूसरी जगह, तो इनको अपने बिजनेस में, अपने रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ सकती है दूसरा क्लाइंट ढूंढने में, क्योंकि बहुत बड़ा इनका डिपेंडेंस सिंगल क्लाइंट के ऊपर है। तो इस तरीके से इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है। और जो 5 साल की रिलेशनशिप की बात मैंने बताई कि टॉप 10 कस्टमर्स में जो 7 कस्टमर्स हैं वो इनके 5 साल से जुड़े हुए हैं, उसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इनका साथ एसोसिएशन होता है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना किसी कारण से या अकारण वो जो क्लाइंट्स हैं वो इनको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं और वो इन जो कस्टमर के साथ इस आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है। अब कस्टमर की बात करूं तो एक मेजर कस्टमर तो मैंने आपको बताया कि इनका कस्टमर सोजित्स कॉरपोरेशन जो जापान की एक कंपनी है, इसके अलावा कोरोमंडल और सुमितोमो केमिकल और यूनिब्रोम जैसे इनके जो है नामी गिरामी क्लाइंट्स हैं। अब इनके इनोवेशंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक ये यानी कि पिछले 10-12 सालों से ये केवल ये जो ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब ये है ब्रोमीन डेरिवेटिव प्लांट जो है इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। अब ये ब्रोमीन डेरिवेटिव प्लांट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ब्रोमीन से भी आगे प्रोसेस करके मैं एक नया केमिकल बनाऊं। वो नया केमिकल से क्या होता है कि ब्रोमीन अगर आप बाज़ार में बेचेंगे तो हो सकता है उसके दाम उतने नहीं मिले, लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस करके बेचेंगे तो वो उसमें आपको जो नया प्रोडक्ट आप बनाते हैं उनका स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होता है और उन पे जो मार्जिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इनका जो ब्रोमीन डेरिवेटिव जो प्लांट है उसका फेज़ 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और फेज़ 2 जो है डिलेड हो गया है, लेकिन वो इस फिस्कल यानी FY26 में चालू होने की संभावना है। तो अब जान लेते हैं कि ब्रोमीन के कौन कौन से डेरिवेटिव ये इस प्लांट से बनाएंगे। जो पहला है वो है क्लियर ब्राइन फ्लूइड्स। ये क्लियर ब्राइन फ्लूइड्स क्या होता है? तो जब ऑयल का वेल जो तेल का कुआं जब हम ड्रिल करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ फ्लूइड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसको क्लियर ब्राइन फ्लूइड बोलते हैं। दूसरा जो ब्रोमीन का डेरिवेटिव है उसको शॉर्ट फॉर्म में PTA कहा जाता है। उसका एक उपयोग कॉस्मेटिक्स में जो नेल पेंट्स वगैरह है वहाँ पर ये उन नेल पेंट को लस्टर या चमक प्रोवाइड करता है। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है जो ब्रोमीन डेरिवेटिव का जो ये बनाएंगे वो फ्लेम रिटार्डेंट के बारे में, यानी आग बुझाने के संयंत्रों में वो जो पोर्टेबल संयंत्र होते हैं जैसे कार में रखने के लिए या किसी डेटा सेंटर में रखने के लिए, यहाँ तुरंत जो है एक आग लगी हुई आग तुरंत बुझाई जा सके, तो वहाँ पर इस फ्लेम रिटार्डेंट या जो ब्रोमीन के डेरिवेटिव हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इनका जो नवाचार है उसमें इन्होंने जनवरी 2024 में एक NCLT से एक कंपनी IMPL को एक्वायर किया था जो मड केमिकल बनाती है। अब मड केमिकल क्या चीज़ होती है? वही जब ऑयल वेल की ड्रिलिंग होती है तो वहाँ पर ड्रिलिंग करते समय उस ड्रिल टूल जो होता है जहाँ से वो ड्रिलिंग हो रही होती है उसके साथ साथ एक फ्लूइड भी इस केमिकल के साथ मिला के इस फ्लूइड को कुएं के अंदर डाला जाता है ताकि वो कुआं जो है वो ढहे नहीं। अगर ढह जाएगा तो आप ये समझ लीजिए जितनी मेहनत है वो सारी बेकार हो जाती है। तो कुएं को बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और जो टूल उसको काट रहा है उसको ठंडा रखने के लिए ये मड केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो IMPL जो इन्होंने NCLT से एक्वायर की, इसकी टोटल 6 फैसिलिटीज़ हैं। इसकी जो है 2 फैसिलिटीज़ तमिलनाडु में, 3 फैसिलिटीज़ आंध्र प्रदेश में और 1 फैसिलिटी इनकी गुजरात में। तो जब ये ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि इन्होंने एक अपना फैसिलिटी जो है वो बेंजीन डेरिवेटिव के प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जैसे मैंने जिक्र किया कि क्लियर ब्राइन फ्लूइड्स जो है वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑयल वेल में की ड्रिलिंग में काम आते हैं। तो जब ये नया इन्होंने एक एक्विजिशन जो किया है NCLT के थ्रू और वो मड फ्लूइड बनाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑयल और गैस सेक्टर की ड्रिलिंग वाले क्षेत्र में ये अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तीसरा जो इनका नवाचार है वो ये है कि ये जिंक ब्रोमाइड बैटरीज़ में एंटर कर रहे हैं। अब ये जिंक ब्रोमाइड बैटरीज़ में एक UK की कंपनी है ऑफ ग्रिड लैब्स, तो वहाँ पर इन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट उस कंपनी के साथ किया है और वहाँ से ये इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने, उनकी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिंक ब्रोमाइड बैटरी की, उसको ये हासिल करके भारत में बैटरी मैन्युफैक्चर करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब ये जिंक ब्रोमाइड बैटरी क्या चीज़ होती है, तो देखिए जिंक ब्रोमाइड बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तरह ही इस्तेमाल होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी काम आती है, जहाँ पर जो जैसे विंड पावर है या सोलर पावर है, वहाँ पर बैटरी चार्ज करने के लिए और ग्रिड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। अभी तक जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं वो इस्तेमाल होती है, उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि एक तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, और जैसे ही गर्म होती है तो गर्म होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और जल्दी ही आग पकड़ लेती है। आपने कई जगह सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर स्कूटर ने या किसी जो ईवी वाले व्हीकल ने आग पकड़ ली, उसका कारण ये है कि लिथियम आयन बैटरीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी आग पकड़ सकती हैं अगर प्रॉपर सेफ्टी उनकी नहीं रखी जाए। लेकिन जो जिंक ब्रोमाइड बैटरीज है उसमें इस तरह का कोई खतरा नहीं होता। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया वो टेम्परेचर या हीट से भी प्रभावित नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो नवाचार किया उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने अभी एक 6M प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की घोषणा की है, जो इनकी एक सब्सिडियरी होगी, और ये इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत इस कंपनी को इन्होंने स्थापित किया है। इन्होंने यूके बेस्ड क्लासिक वेफर फैब प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, और जो इनको ये 6M प्राइवेट लिमिटेड में ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में मदद करेगी। स्पेशल बात ये या ख़ास बात ये है कि ये जो कंपनी है ये वेफ़र मैन्युफैक्चर करेगी। इसमें एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो वेफ़र मैन्युफैक्चरिंग में है, यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, वरना जो कई जैसे CG पावर की जो फैसिलिटी है वो OSAT फैसिलिटी है, वो सिर्फ टेस्टिंग की फैसिलिटी है, पैकेजिंग की फैसिलिटी है। इसके साथ ही साथ जो केन्स टेक्नोलॉजी भी अपनी एक फैसिलिटी लेके आ रहा है, वो भी OSAT की फैसिलिटी है, तो असेंबली एंड टेस्टिंग की फैसिलिटी है। लेकिन ये जो फैसिलिटी है जो इन्होंने ये 6M प्राइवेट लिमिटेड जो लगा रहा है, ये वेफर मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की फैसिलिटी है। तो ये एक इस कंपनी के लिए ख़ास बात है कि ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में या चिप मैन्युफैक्चरिंग में आके अपने आप को नई ग्रोथ की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्लांट लगाएंगे उड़ीसा में, और वहाँ पर 60,000 से ज़्यादा 60,000 के आसपास पर एनम पर हर साल वेफ़र बना पाएंगे, और करीब 9.6 करोड़ जो है ये चिप्स की पैकेजिंग कर पाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि 60,000 तो वेफ़र हैं, फिर ये 9.6 करोड़ का नंबर कहाँ से आया? तो देखिए, एक जो वेफ़र होता है वो चिप के लिए रॉ मटेरियल होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से अपन किसी त्यौहार पर किसी मैदा का आटा बेल कर उसमें से फिर छोटे छोटे टुकड़े बना के उनको तल लेते हैं, तो वो जो पीसेस जो आपको आते हैं, जो पीसेस बीच में से काटते हैं आप, तो वो जो हैं वो चिप्स हैं। इसलिए 60,000 की जो कैपेसिटी है वो वेफर की कैपेसिटी है, और जो पैकेजिंग की या एक्चुअल चिप जो प्रोड्यूस होगा वो लगभग 9.6 करोड़ यूनिट्स उसमें से पैदा होंगे। तो उड़ीसा में जैसे मैंने बताया ये प्लांट लगाया जाएगा। इसका जो टोटल आउटले है वो फेज़ 1 में 2066 करोड़ का आउटले होगा। इसमें से 75% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज करेगी, और बाकी 25% ये इक्विटी और डेट के थ्रू, यानी आर्कियन केमिकल्स इंडस्ट्रीज इक्विटी और डेट के थ्रू रेज करेगी। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये काम आएंगे ये मिसाइल में, डिफेंस इक्विपमेंट में, ईवी में, डेटा सेंटर रैक्स में, और इसी तरीके से रिन्यूएबल्स में, और इस तरह के काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में। इस कंपनी की स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो देखिए, ये जो है ब्रोमीन जिस प्रोडक्ट में ये काम करते हैं, पहली चीज़ तो ये कि एक्सपोर्ट के ऊपर इनका फोकस है। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट में भारत में मार्केट लीडर हैं। 60 से 70% जो एक्सपोर्ट भारत का होता है ब्रोमीन का, वो ये कंपनी करती है। दूसरी बात ये कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स है। तीसरी चीज़ ये है कि ये इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और ये लगातार आगे अपनी जो सप्लाई चेन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाई मार्जिन वाले जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये एंटर हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो इनकी वीकनेस है वो पहली चीज़ तो ये कि जो प्राइसेस हैं ये इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड होती है, कमोडिटी हैं ये, और इसलिए जो इनकी जो इनकी कमोडिटी की या जो इनकी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आती है उससे इनको रियलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। नहीं, जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं हो सकता है बाज़ार में उतना दाम नहीं मिले, लेकिन फिर भी इनके जो जितने भी ग्राहक हैं उनसे इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ये
कई बार जो है प्राइस एस्केलेशन के चार्जेस का क्लॉजेस भी रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो एक सर्टेन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स इनके होते हैं। फिर जो ये जो ब्राइन है या जहाँ से ये अपना रॉ मटेरियल लेते हैं वो समुद्र से लेते हैं या झीलों से लेते हैं या अंडरग्राउंड जो रिजर्वायर्स होते हैं खारे पानी के वहाँ से आते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उनके वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कई बार हो जाते हैं कि भाई ये वाला जो जोन है इकोलॉजिकल जोन हो गया, तो यहाँ से आप ये पानी नहीं निकाल सकते, या कई बार तूफान आ जाता है, या कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो बहुत ज़्यादा लंबी बरसात का टाइम हो जाता है, तो ये अपने रॉ मटेरियल को निकालने के बाद भी उसको जो धूप से सुखाकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बना नहीं पाते। इसके अलावा जो इनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये इनके लिए काफ़ी रिस्की हैं, क्योंकि जिंक ब्रोमाइड जैसे मैंने बताया या सेमीकंडक्टर के फील्ड में ये बताया, ये चीज़ें आसान नहीं है, ये लंबे जेस्टेशन वाली चीज़ें हैं, और ये देखना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहेगा किसी भी शेयर होल्डर को कि ये किस प्रकार से लॉन्ग टर्म में अपने इन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। क्योंकि दिखने में सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है और वहाँ से रिटर्न का टाइम आता है, वहाँ मैनेजमेंट का असली टेस्ट होता है। तो मार्केट कैप की बात करूँ तो छोटा मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है वो लगभग हर 100 रुपये के डेट की इक्विटी पर 13 रुपये का कर्जा है इनके ऊपर। आरओई जो है वो लगभग 10% का है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। और लेकिन पीई जो है 42 का। अब इस 42 पीई का कारण तो ये है कि इन्होंने जब से ये सेमीकंडक्टर वाली चीज़ का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था तब से शेयर के बारे में कुछ हाइप जनरेट हो रही है। फिर 3 साल की सेल वो है वो बहुत ही निराशाजनक है, -3%, मतलब 3% डाउन है साल दर साल। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो भी हर साल 2% डाउन है। प्रमोटर के पास 53% है, एफआईआई के पास 11% है, डीआईआई के पास 25% है और पब्लिक के पास 11% मात्र है। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये जो एफआईआई और डीआईआई के पास जो मिला के कुल 36% है, ये पिछले जून से, यानी ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये आपका जून 25 का डेटा है, जून 24 से लगातार एफआईआई और डीआईआई जो है इस शेयर में ख़रीदारी कर रहे हैं। तो क्या इसमें ऐसा है जो पब्लिक नहीं जानती और एफआईआई डीआईआई जानते हैं, और जैसे पब्लिक और जैसे ही एफआईआई और डीआईआई खरीदते हैं वैसे ही पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो जाती है। तो पिछले 6-7 क्वार्टर में इस बार की यानी जून 2025 की जो शेयर होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की या पब्लिक की सबसे कम है। तो जब भी आप कोई निर्णय करें खरीदने या बेचने का तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप सलाह करें। हाँ, मेरे फ्रेमवर्क को आप, ये जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया इसको है कि आप गाइडलाइन मान के इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, खुद की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेरी शेयर में और खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।